नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। अब से पहले हमारी जो रीड साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट है उसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज ये चौथी क्लास है। अब तक की क्लासें आपने नहीं देखी है तो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे विकास के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में। पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, जो है सिगमुंड फ्राइड ने दिया है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमुंड फ्राइड का भी है। मनोसामाजिक सिद्धांत है वो एरिक्सन ने दिया है। पारिस्थितिकी परक सिद्धांत यूरी ब्रोन फैन ब्रेनर ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। आगे भी है एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तो जीन पियाजे ने दिया है। एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की ने भी दिया है। नैतिक विकास सिद्धांत एक तो दिया है लॉरेंस कोहलरबर्ग ने दिया है। दूसरा नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। एक भाषा विकास सिद्धांत नोम चोम्स्की ने दिया है। इन सभी सिद्धांतों की हम डिटेल से बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो सिगमुंड फ्राइड ने दिया है। पाइचो एनालिटिकल थ्योरी, इसके अंदर बात करें तो सिगमुंड फ्राइड जी हैं तो उन्होंने बात की मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 दशाएं बताई हैं। पहला चेतन मन, दूसरा अचेतन मन, तीसरा है अर्धचेतन या अवचेतन। चेतन मन की बात करें तो चेतन मन के अंदर आता है मन का 1/10 भाग आता है। ये जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो हमारा मन या मस्तिष्क होता है वो क्या होती है, चेतन मन होता है। आगे बात करें दूसरा मन का पार्ट है अचेतन मन, वो है 9/10 भाग। इसमें क्या होता है, दुखद बातें होती हैं, दम्मित इच्छाएं होती हैं। इसे कहते हैं अचेतन मन को दम्मित इच्छाओं का भंडार भी कहा जाता है। अगला है तीसरा अर्धचेतन या फिर अवचेतन मन। ठीक है दोस्तों, ये होता है चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था होती है। याद की हुई बातों को भूल जाना, हकलाना, अटक जाना, हकलाना आदि बातें इसके अंदर आती हैं। ठीक है दोस्तों, अर्धचेतन के अंदर। आगे बात करें तो सिगमुंड फ्राइड ने मन के बारे में भी कहा है और व्यक्तित्व संरचना के बारे में कुछ कहा है। व्यक्तित्व संरचना के बारे में 3 अवस्थाएं बताई है व्यक्तित्व संरचना की। पहली है इड, दूसरी है ईगो, तीसरी है सुपर ईगो। इदम कहते हैं जिसे। ईगो है अहम होता है, सुपर ईगो परम अहम होता है। जो इदम है वो अचेतन मन से संबंधित होता है और इदम में क्या होता है, कूसमाइजन होता है, दम्मित इच्छाएं होती हैं अचेतन मन के अंदर, इसलिए कूसमाइजन होता है इसके अंदर। अहम ईगो की बात करें तो वो चेतन मन से संबंधित होती हैं। चेतन मन यानी वर्तमान में जो हमारी परिस्थिति है वो उससे हमें संतुष्टि मिलती है और समायोजन होता है। समायोजन अहम के अंदर चेतन मन से संबंधित है और समायोजन होता है इसके अंदर। एक होता है सुपर ईगो। इनकी बात करें इदम की तो इदम है वो क्या है, सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी हमें आनंद, इसे बोल सकते हैं हम आनंद सिद्धांत पर कार्य करता है। हमें आनंद प्राप्त होगा तो हम कार्य करेंगे इसके अंदर। अगला है इच्छाओं का भंडार ग्रह है। इदम को इच्छाओं का भंडार ग्रह कहते हैं। अनैतिक व अपराध कार्य, अनैतिक और अपराध कार्य इदम के अंदर आते हैं। सुखवादी सिद्धांत यानी हमें सुख प्राप्त होता है चाहे वो अपराध कार्य भी क्यों ना हो, अनैतिक कार्य क्यों ना हो, हम करते हैं उसको। इसके अंदर पशु प्रवृत्ति होती है इदम के अंदर। अचेतन मन से संबंधित होता है, अचेतन मन से संबंधित कूसमायोजन के लिए जिम्मेदार हैं वो इदम होता है। ठीक है दोस्तों, ये था इदम के बारे में। आगे है ईगो के बारे में बात करें। ईगो को कहते हैं अहम। ये वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है। वास्तविक यानी हमारे सामने जो है या जो वास्तव में जो है उससे संबंधित है, ये चेतन मन से संबंधित होता है। इदम और परम अहम के बीच के संतुलन का कार्य कौन करता है, अहम करता है। इस समायोजन की अवस्था होती है, व्यक्तित्व का कार्यपालक होता है ये अहम। ये था दूसरा अहम। तीसरा है सुपर ईगो, परम अहम है वो आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है इसका। नैतिक व आदर्शवादी बातें इसके अंदर आती हैं। आदर्शों की अधिकता कूसमायोजन के लिए जिम्मेदार होती हैं हमारी।
ठीक है दोस्तों, ये सुपर ईगो था हमारा। आगे बात करें सिगमंड फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड ने क्या है, दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, दो मूल प्रवृत्तियां, एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति, एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति है जिसे इरोस कहते हैं, जिजीविषा, जिजीविषा, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति है उसे कहते हैं थैंटोस, मूर्छा। ठीक है दोस्तों, जो हमारे सिगमंड फ्राइड जी हैं उन्होंने कुछ शब्द यूज किए हैं, उनके बारे में चर्चा करें हम। पहला शब्द है स्वमोह, या इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। अपने आप से प्रेम करने तथा अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को नार्सिसिज्म कहते हैं। ये क्या होती है, शेषावस्था की सर्वाधिक पाई जाती है, शेषावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है स्वमोह की प्रवृत्ति। आगे बात करें, इन्होंने एक और कहा है ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की बात कही है सिगमंड फ्राइड जी ने। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जिससे क्या है, वो पिता से अधिक प्रेम करती हैं। ये ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि हैं। ये पूछा जा सकता है ओडिपस ग्रंथि किस में पाई जाती है और इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में पाई जाती है। एक शब्द की बात की है सिगमंड फ्राइड ने, वो है लिबिडो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्राइड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है, यानी जो काम प्रवृत्ति होती है बालक की उसको लिबिडो कहा है। किसने, सिगमंड फ्राइड ने कहा है। उनके अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति कुसमार्जित हो जाता है। यानी काम प्रवृत्ति तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको हम रोकेंगे या फिर इसका दमन करेंगे तो क्या होता है, बालक कुसमार्जित हो जाएगा या फिर हम कुसमार्जित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे एक शब्द शैशव कामुकता। शैशव कामुकता की बात करें तो शैशव कामुकता की बात पर सिगमंड फ्राइड व उनके शिष्य जुंग के बीच मतभेद हो गया। यानी उनका शिष्य था जुंग और सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने एक मत नहीं दिया है, अलग अलग मत हो गए इस बात पर। मतभेद के उपरांत जुंग एक अलग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसका नाम है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। यानी जो शिष्य था इनका जुंग, उन्होंने विश्लेषणात्मक सिद्धांत अलग दे दिया मतभेद के कारण। दूसरा सिद्धांत है विकास का, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ये भी सिगमंड फ्राइड ने दिया है। फाइचो सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है वो बालक की काम प्रवृत्ति पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, उनके अनुसार काम प्रवृत्ति जन्म से पाई जाती है तथा भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इनका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। यानी मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, काम प्रवृत्ति जन्म से पाई जाती है और बालक की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में वो जो काम प्रवृत्ति हैं वो भी भिन्न भिन्न स्वरूप में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है इसके अनुसार बालक की 5 अवस्थाएं हैं उसके द्वारा समझाया गया है। पहली है मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था ओल्ड स्टेज 0 से 1 वर्ष होती है। जो इस पहली अवस्था में काम प्रवृत्ति मुख में पाई जाती हैं, मुख में पाई जाती हैं, जैसे है अंगूठा चूसना, ये क्या है, मुख्य अवस्था है। आगे बात करें दूसरी अवस्था की तो वो है गुदी अवस्था, एनल स्टेज 2 से 3 वर्ष। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति गुद्दा क्षेत्र में केंद्रित होती है। इस अवस्था में बालक जिद्दी, आक्रामक व धारणात्मक हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें मलमूत्र रोक कर रखना। ठीक है दोस्तों, ये गुदी अवस्था के अंदर होता है। तीसरी है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष, फेनिक स्टेज। इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। इस अवस्था में ओडिप्स व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। ओडिप्स की बात करें तो बालक में पाई जाती हैं ये, और इलेक्ट्रा है बालिका के अंदर होती हैं। ओडिप्स से बालक क्या है, माता की तरफ, और इलेक्ट्रा से जो बालिका होती है वो पिता की तरफ अट्रैक्टिव होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें चौथी स्टेज की तो वो है अदृश्य अवस्था या फिर प्रसुप्ति अवस्था। 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है ये।
इस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, यानी किसी भी कहीं पर भी काम प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है बालक के अंदर। यह शरीर के किसी भी भाग में विद्यमान नहीं होती है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति का मार्गांतरित हो जाता है, यानी काम प्रवृत्ति गायब हो जाती है इस अवस्था के अंदर, तथा बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगली है 5वीं अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज। 12 वर्ष के बाद इस अंतिम अवस्था में काम शक्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये था मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमुंड फ्राइड का। आगे है मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का है मनोसामाजिक सिद्धांत, पाइचो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। प्रवर्तक है एरिक एरिक्सन है। एरिक्सन को नव फ्राइडवादी कहते हैं, क्योंकि जो एरिक एरिक्सन हैं उनके विचार सिगमुंड फ्राइड से काफ़ी हद तक सहमत थे, लेकिन एक ही बात पर सहमत नहीं थे। वो थी जो एरिक एरिक्सन का मानना है कि बालक का विकास काम प्रवृत्ति पर आधारित न होकर सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है उस पर। इस बात पर जो है एरिक एरिक्सन सिगमुंड फ्राइड से अलग थे थोड़े से, एक ही बात थी ये, बाकी सभी बातों से सहमत थे। आगे पॉइंट देखते हैं। एरिक एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के अंतर्गत कहा है कि मनुष्य केवल जैविक प्राणी ही न होकर सामाजिक प्राणी भी हैं। सामाजिक प्राणी है ये एरिक एरिक्सन ने कहा है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को 8 अवस्थाओं के द्वारा समझाया है। ये 8 अवस्थाएं हम देखते हैं कौन कौन सी हैं एरिक एरिक्सन की। पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष की, विश्वास अविश्वास की अवस्था है 0 से 2 वर्ष की पहली अवस्था। दूसरी 3 से 4 वर्ष स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, ये दूसरी अवस्था है। तीसरी 5 से 6 वर्ष की आत्मबल अपराध भाव की अवस्था, ये तीसरी अवस्था है। अगली है चौथी अवस्था 7 से 12 वर्ष परिश्रम व हीनता अवस्था है। अगली है 13 से 18 पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था है। आगे है 19 से 35 की बात करें तो घनिष्ठता अलगाव की अवस्था है ये। 36 से 55 की अवस्था है वो उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था है। 55 के बाद है वो ईमानदारी निराशा की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, ये थी एरिक एरिक्सन की 8 अवस्थाएं। अगला सिद्धांत है सामाजिक सावैंगिक विकास का पारिस्थिति परक सिद्धांत। सामाजिक सावैंगिक विकास का पारिस्थिति परक सिद्धांत, पारिस्थिति परक मॉडल जिसे कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं वो यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर हैं। यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर यह सिद्धांत भी बालक के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में करता है जिसमें बालक रहता है। यानी ये सामाजिक विकास की बात करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है व्यक्तियों के साथ साथ अंतःक्रिया करता है जो उसके विकास को प्रभावित करती हैं। इस सिद्धांत को 5 मंडलों के द्वारा समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, पारिस्थितिक परक मॉडल को 5 मंडलों के द्वारा समझाया गया है। 5 मंडल कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है लघु मंडल है। दूसरा मध्य मंडल है। तीसरा बाह्य मंडल है। चौथा बृहत मंडल है। 5वां घटना मंडल है। ठीक है दोस्तों, ये थे 5 मंडल। चाइल्ड, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो, च्रोनो। पहला है लघु मंडल, इनको देख लेते थोड़ा थोड़ा। माता पिता शिक्षक सब साथी संगी जो हैं वो लघु मंडल में आते हैं। मध्य मंडल में लघु मंडल के कारकों का आपसी संबंध जो मध्य मंडल में आता है। आगे हैं बाह्य मंडल की बात करें तो पड़ोसी, जनसंचार माध्यम, पारिवारिक मित्र, माता पिता का कार्यस्थल आदि बाह्य मंडल में आते हैं। अगला है वृहत मंडल, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं आदि हैं वृहत मंडल के अंदर आती हैं। आगे हैं घटना मंडल, जीवन चक्र की घटनाएं, आर्थिक आघात, माता पिता का तलाक आदि सभी ये घटना मंडल के अंदर आती हैं।
ठीक है दोस्तों, अगला सिद्धांत बात करते हैं विकास का। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हैं जो कि जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे द्वारा किया गया। सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन है वो जीन पियाजे द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है संज्ञान प्राणी का व्यापक व स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। संज्ञान के अंतर्गत अवधान, चिंतन, कल्पना, तर्क वितर्क, निरीक्षण, वर्गीकरण, समाधान, संप्रतीकरण, प्रत्यक्षण आदि मानसिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं और ये क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके लिए जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया है, इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है और जीन पियाजे को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर क्या होता है, गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक जितने भी विकास होते हैं, जो भी विकास होते हैं बालक के अंदर, उनका अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जो हमारा पहली यूनिट है बाल विकास, उसके अंदर बात करें तो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक क्या है विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें विकास प्रारंभ कब से होता है, तो विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। संज्ञान विकास की बात करें तो संज्ञान विकास शेषावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो संज्ञान विकास है वो शेषावस्था से प्रारंभ होता है, जबकि विकास है वो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं के द्वारा समझाया गया है। जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है जीन पियाजे ने दिया है, उसकी 4 अवस्थाएं बताई है जीन पियाजे ने। वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं बात करते हैं, आगे देखते हैं। पहली अवस्था है वह स्वेंदी पेशी अवस्था या फिर इंद्रिय जनित अवस्था। ये होती है 0 से 2 वर्ष की। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे बालक बड़ा होता है। वातावरण के साथ अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण होने लगता है। ये है स्वेंदी पेशी अवस्था के अंतर्गत कहा गया है। आगे बात करें अगला पॉइंट इसी के अंदर स्वेंदी पेशी अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। संवेदनाओं यानी ज्ञानेंद्रियों तथा शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ये स्वेंदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है। 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत शिशु पहला सार्थक शब्द लगभग 12 वर्ष में बोलने लगता है। इस अवस्था के प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है तथा इसी अवस्था के अंत में वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है। यानी स्थायित्व का भाव नहीं होता है 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत, और 2 वर्ष के लास्ट में क्या होता है स्थायित्व का भाव आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी स्वेंदी पेशी अवस्था से क्या निकल कर आता है, एक चीज़ है वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित होने लगता है 0 से 2 वर्ष के अंत में। यानी स्वेंदी पेशी अवस्था के अंत में जो वस्तु का स्थायित्व प्रदर्शित होता है। शिशु छिपी हुई वस्तु को खोजने लगता है, इसलिए इसे खोजी अवस्था भी कहते हैं। स्वेंदी पेशी अवस्था को खोजी अवस्था कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। आगे है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 वर्ष से 7 वर्ष होती है। इस अवस्था को 2 भागों में व्यक्त किया गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था एक तो है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि है वो 2 से 4 वर्ष है। इसके अंदर क्या करता है बालक, अनुकरण करता है। अनुकरण है, इसे खिलौनों की आयु कहते हैं। प्रतिमूर्ति निर्माण इसमें होता है, जीववाद होता है, आत्म केंद्रित, स्व केंद्रित,
अहमवादी होता है बालक। जीववाद, जीववाद निर्जीव वस्तुओं में संजीव चिंतन करता है बालक। ठीक है दोस्तों। आत्म केंद्रित की बात करें तो इसके अंतर्गत बालक स्वयं की बातें करता है तथा दूसरों को कम महत्व देता है। बालक अपनी तथा दूसरों के नज़रिए में अंतर करने में असमझ होता है। यानी आत्म केंद्रित बालक स्वयं के बारे में सोचता रहता है, ये आत्म केंद्रित होता है। दूसरा है इसके अंदर अंतर्दर्शी अवधि, अंतर्ज्ञान अवधि 4 से 7 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों। इस अवस्था में शिशु अपने अंदर उठे सभी प्रश्नों के जवाब जानना चाहता है, ये अंतर्दर्शी अवस्था के अंतर्गत आता है। इसलिए इसे प्रश्न पूछने की अवस्था कहते हैं। प्रश्न पूछने की अवस्था आपसे पूछा जाए तो वो होती है अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष। आगे देखते हैं। इस अवस्था में बालक अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा का मानना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन यह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था। ठीक है। आगे बात करें। जोड़ वाक्य, गुणा भाग आदि मानसिक क्रियाओं का सहज ज्ञान हो जाता है, लेकिन वह इसके पीछे छुपे नियमों की समझ नहीं हो पाती है। यानी नियम नहीं जान पाता है इस अवस्था में, जबकि वो जोड़ बाकी कर लेता है सारा का सारा। अनुत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है बालक के अंदर, इसलिए इस अवस्था को है एपल्टावी अवस्था भी कहा जाता है। एपल्टावी अवस्था कहा जाता है इस अवस्था को। आगे बात करें। तीसरा इसी के अंदर स्थूल या मूर्त ठोस संकीर्णात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। स्थूल संकीर्णात्मक अवस्था के अंदर तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बालक चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं पर सीमित रहता है। आगे पॉइंट है इसके अंदर। बालक अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच अंतर करना, तुलना करना, समानता असमानता बताना, सही गलत उचित अनुचित विभेद करना सीख जाता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे है। बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। एक पॉइंट है उत्क्रमणशीलता, जो इस अवस्था के अंदर बालक में पाई जाती है, इसलिए इसे पलटावी अवस्था भी कहा जाता है। पलटावी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के अंत तक तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में मुख्य रूप से संप्रत्यय विकसित होने लगते हैं। संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण, ये सारे संप्रत्यय इस अवस्था के अंदर होते हैं। इसकी अगली है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वो होती है 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद जितनी जो भी होती है उम्र, वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं तार्किक चिंतन कहते हैं। यानी अमूर्त चिंतन करता है, इसके लिए तार्किक चिंतन भी कहते हैं इस अवस्था को। आगे बात करें। अगला पॉइंट इसके अंदर मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था के अंदर किशोरों के चिंतन में तथ्यात्मकता, वस्तुनिष्ठता आ जाती है। ठीक है। किशोर परिकल्पनात्मक व निगमनात्मक चिंतन करने योग्य हो जाता है इस अवस्था के अंदर। ठीक है दोस्तों। ये थी 4 अवस्था है इसकी। आगे बात करें। जीन प्याजे हैं, उसका शिक्षा के अंदर योगदान। शिक्षा के अंदर योगदान क्या है उसकी बात करें तो जीन प्याजे ने सबसे पहले बात करें तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। जीन प्याजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है, यानी बच्चे को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाए। जीन प्याजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। यानी जो शिक्षक हैं उसको बालक की समस्या का निदान करना चाहिए, ये जीन प्याजे का मानना है। आगे जीन प्याजे का मानना है कि बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। जीन प्याजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा कहा है। जीव विज्ञान की स्कीमा है बुद्धि को, वो जीन प्याजे ने कहा है। ठीक है। जीन प्याजे ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नवीन शब्दों का प्रयोग किया है, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कुछ
शब्द यूज किए हैं जीन पियाजे ने, वो कौन से हैं, बात करते हैं उनकी। तो वो पहला शब्द है इनका, वो है स्कीमा। स्कीमा की बात करें तो स्कीमा के बारे में कहा है, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। जीन पियाजे का कहना है मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती हैं। जो मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया होती है वो जीव विज्ञान के अंदर स्कीमा कहलाती हैं। इसी प्रकार इसी के अंदर जो मनोविज्ञान है हमारी, उसके अंदर क्या कहा है, किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहा है जीन पियाजे ने। कोई भी उद्दीपक है उसके प्रति जो विश्वसनीय यानी जिसमें विश्वास किया जा सके वो अनुक्रिया किए जाए तो वो स्कीमा कहलाती है हमारी। ठीक है दोस्तों। दूसरा शब्द यूज किया था उन्होंने अनुकूलन। अनुकूलन की बात करें तो 3 क्रियाएं आती है अनुकूलन के अंदर। पहली है आत्मीकरण समावेशन। आत्मीकरण या फिर समावेशन। समावेशन क्या होता है, समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभव विचार अथवा धारणाओं का सहारा लेना, ये क्या होता है, आत्मीकरण या फिर समावेशन होता है। ठीक है। दूसरी अवस्था इसकी समझन या समायोजन। समझन या समायोजन, अपनी पूर्व धारणाओं में परिवर्तन करके नवीन धारणाओं स्थापित करते हुए वातावरण के साथ समायोजन करना, ये होता है समझन या समायोजन। ठीक है दोस्तों। तीसरा इसके अंदर है वो है संतुलन। संतुलन की बात करें पूर्व धारणाओं तथा नवीन धारणाओं के बीच संतुलन स्थापित करना, ये संतुलन आता है इसके अंदर। अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मीकरण समझन के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ये होता है संतुलन। ठीक है दोस्तों। अगला सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की का है ये, वो था जीन पियाजे का। एक संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे का है, दूसरा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक पक्ष पर सामाजिक कारक भाषा का प्रभाव पड़ता है। यानी ये जो संज्ञानात्मक विकास है पक्ष है बालक का, उस पर सामाजिक कारक और भाषा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के नाम से भी जाना जाता है। ये इस जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का है, उसके नाम है अन्य। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें इसके अंदर, इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में समन्वय होता है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट, अर्थात इसका अर्थ होता है कुशल व विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से बालक का विकास होता है। यानी बालक का विकास जो है इस सिद्धांत के अनुसार कुशल और विद्वान व्यक्ति जो होते हैं उनके साथ अंतःक्रिया के माध्यम से बालक का विकास होता है इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है दोस्तों। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत जेडपीडी भी कहा जाता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो सीखते हैं वो वयस्कों व समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ठीक है। ये था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का। अगला सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत है ये। लॉरेंस का मानना है कि बालक के नैतिक विकास को समझने के लिए उसके तर्क व चिंतन का विश्लेषण करना आवश्यक है। ये किसका मानना है, जो कोहल वर्ग है उनका मानना है नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार। इस आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत की 6 अवस्थाएं बताई हैं। किसकी अवस्था, नैतिक विकास सिद्धांत की है, वो 6 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी अवस्था हैं वो देखते हैं। 6 अवस्थाएं हैं, उनको 3 सत्रों में बांटा गया है। जो पहली जो हमारी अवस्था है वो है पूर्व परंपरागत स्तर या फिर प्री कन्वेंशनल स्टेज। 4 से 10 वर्ष होती है ये पूर्व परंपरागत स्तर। इस स्तर में बालक के तर्क चिंतन का आधार बाहरी घटना होती हैं। वह बाहरी घटना के आधार पर किसी को सही गलत तथा उचित व अनुचित बताता है। इस तरह की 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो आज्ञा व दंड की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था या अदला बदली, ये भी इसकी अवस्था है। किसकी, पूर्व परंपरागत स्तर की अवस्था है। 2 अवस्था, आज्ञा व दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था या फिर इसको बोलते हैं अदला बदली की अवस्था। ठीक है दोस्तों। दूसरी इसके अंदर है वो है परंपरागत सत्र या फिर कन्वेंशनल स्टेज।
10 से 13 वर्ष इस तरह के बालक के तर्क व चिंतन का आधार सामाजिक होता है। ठीक है दोस्तों, इसकी 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? प्रशंसा की अवस्था जिसको बोलते हैं उत्तम लड़का व अच्छी लड़की की अवस्था। दूसरी है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। ये इसकी अवस्थाएं हैं। अगला जो स्तर है हमारा तीसरा, वो पश्च परंपरागत स्तर है। पश्च परंपरागत स्तर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष के बाद जो होता है वो आगे है। इस तर्क में बालक के तर्क व चिंतन का आधार विवेक होता है। ठीक है, इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। पहली है सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरी है विवेक की अवस्था। ठीक है दोस्तों, इसकी 2 अवस्थाएं थी। आगे बात करें, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को 5 अवस्थाओं के द्वारा समझाया है। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं कोहलबर्ग की, वो देखते हैं। पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। स्व केंद्रित अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था 7 से 12 वर्ष होती है। इसी अवस्था से बालक का नैतिक विकास अथवा चारित्रिक विकास प्रारंभ होता है। कौन सी अवस्था से? जो परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है 7 से 12 वर्ष है, उसके द्वारा होता है नैतिक विकास और चारित्रिक विकास। ठीक है दोस्तों, अगली है वो है आधारहीन आत्म चेतना अवस्था। 13 से 18 वर्ष है। जो आधारहीन आत्म चेतना अवस्था है, इस अवस्था में किशोर आधारहीन व खोखले आदर्शों की बातें करता है तो उसे यथार्थता के धरातल से दूर ले जाती है। जो उसको क्या ले जाती है? यथार्थता धरातल से दूर ले जाती है। ठीक है दोस्तों, जो आधारहीन आत्म चेतना अवस्था है उसके अंदर क्या होता है? किशोरों का व्यक्तित्व सिगमंड फ्राइड के सुपर ईगो द्वारा संचालित होता है। सुपर ईगो द्वारा संचालित है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया जो। इसीलिए क्या कहते हैं, इस अवस्था के व्यक्ति को देवदूत माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली इसकी है 5वीं अवस्था आधारयुक्त। पहले इसके पहले थी जो थी आधारहीन आत्म चेतना अवस्था थी। यह है आधारयुक्त आत्म चेतना अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति की बातें आधारयुक्त तर्क संगत होती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति केवल भावनाओं से नहीं बल्कि विचारों से भी काम लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे है, ये तो था, इससे पहले था नैतिक विकास सिद्धांत जो कोहलबर्ग का था। एक नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत है, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जीन पियाजे में नैतिक विकास सिद्धांत को 2 अवस्थाओं के द्वारा समझाया गया है। जो जीन पियाजे हैं उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 2 अवस्थाओं में समझाया है। इनकी पहली अवस्था है वो प्रायत नैतिक की अवस्था 2 से 8 वर्ष की बताई है इन्होंने। इस अवस्था में बालक अपने से बड़ों के साथ अंतःक्रिया करता है, अर्थात असमान अंतःक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में नैतिक विकास की जो भी संप्रत्यय विकसित होते हैं वे दृढ़ निरपेक्ष व आत्म परिवर्तनशील होते हैं तथा बालक सर्वव्यापी विश्वास करता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट है वो है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। 9 से 11 वर्ष हैं। इस अवस्था में बालक अपने सगी साथियों के साथ अंतःक्रिया करता है, अर्थात समान अंतःक्रिया करता है। यानी अपने साथ वालों के साथ क्या करता है उनके साथ अंतःक्रिया करके समायोजन स्थापित करता है और सीखता है, विकास करता है। इस अवस्था में बालक का मानना होता है कि नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तथा नियमों को मानना आवश्यक नहीं है। नियमों को परिवर्तित किया जा सकता है तथा नियमों को नहीं मानना इसका क्या है? आवश्यक नहीं है। बालक सर्वव्यापी न्याय में विश्वास नहीं करता है, ये भी इसके अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ कल। धन्यवाद दोस्तों।